हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का नया वीडियो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो हमारे पास चार्जेस हैं, अगर मैं आपको बहुत बड़ी अमाउंट में चार्ज दे दूं और जब मैं आपको दूंगा चार्ज तो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी बॉडी में तो दूंगा ही चार्ज। तो है नहीं ये लो भैया मुट्ठी भर के चार्ज ले लो। सपोज दैट इसको कंसीडर कर लेते हैं कुछ ऐसा कि मान लो मैं आपसे कहूँ बच्चों मेरे को एक पानी दे दो, तो ऐसे नहीं आप मुट्ठी भर के ऐसे खाओगे, लो सर पानी ले लो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे, आप किसी ना किसी चीज में तो देंगे ही, ग्लास में देंगे, एक्स वाई जेड जो भी चीजें होती हैं उनमें। तो आपने जो मुझे पानी दिया है तो किसी ना किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज का सहारा लेकर दिया ही है। उसी प्रकार हमारे चार्जेस होते हैं, चार्जेस भी जो होते हैं वो बॉडी के अंदर जब आएंगे तो मेजरली तीन प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होकर आएंगे। हम चार्जेस को बॉडी के ऊपर मेजरली तीन प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या बॉडी को तीन प्रकार से चार्जेस दिए जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा, इसमें चार्ज देने का तरीका क्या होगा कि एक कोई बॉडी है, लीनियर बॉडी, उस पूरे को चार्ज अप कर दो, उस पूरे को कर दो चार्ज अप कर दो। जब आप इस पूरे को चार्ज कर देंगे तो ये कहलाएगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपने क्या करा, इस बॉडी को लेंथ के अक्रॉस चार्ज कर दे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए ये जो वायर है इस पूरे की लेंथ L है, इस पूरे की लेंथ L है, अगर आपसे कहा जाए इसके एक यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का मतलब सपोज दैट ये वायर है 10 सेंटीमीटर की। अब अगर आपसे कहा जाए सर जी 1 सेंटीमीटर बताइए चार्ज कितना है, 1 सेंटीमीटर बताइए चार्ज कितना है, आप क्या करेंगे, इस वायर पे टोटल चार्ज जो है, जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज जो भी है उसको क्या कर देंगे, इसके टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, लेंथ से डिवाइड कर देंगे। आपके पास क्या पता चल जाएगा, आपके पास पता चल जाएगा एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। ठीक, और इसे ही कहा जाता है लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या कहता है, लाइन चार्ज डेंसिटी, इसे कहा जाता है लाइन चार्ज डेंसिटी। और लाइन चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे किया जाता है, लाइन चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज अपॉन में लेंथ, क्यू बाय एल, ये है लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक, उसी तरीके से चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं तो आप तो एक तो लेंथ के अक्रॉस कर सकते हैं चार्ज, मतलब किसी बॉडी के ऊपर उसके लंबाई के हिसाब से चार्ज डाल सकते हैं, और हो सकता है एरिया के हिसाब से डाल दें, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पे आप चार्ज दे सकते हो, है ना, दोनों को चार्ज कर सकते हो। तो क्या कहोगे, आपने इसको एरिया के अक्रॉस चार्ज कर दिया, क्या कर दिया आपने इसको एरिया के अक्रॉस चार्ज कर दिया। तो ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जब आप कभी भी किसी सरफेस एरिया के अक्रॉस अपने चार्ज को देंगे तो कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एरिया टोटल चार्ज, बेसिकली जो देंगे आप वो टोटल चार्ज होगा, जो आप देंगे वो टोटल चार्ज होगा पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। सपोज दैट कोई शीट है, आपने इसको पूरे को चार्ज दे दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज दिया है, मतलब कहीं कम ज़्यादा नहीं है, हर एक यूनिट एरिया पे चार्ज बराबर है। याद रखना, हर एक यूनिट एरिया, हर एक यूनिट लेंथ, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेबस में आपके यही है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब बॉडी कोई चार्ज की जा रही है उसके हर एक यूनिट लेंथ, हर एक यूनिट एरिया पे चार्ज की वैल्यू क्या है बच्चों, बराबर है। तो इसे कहा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहा जाएगा इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा जब एरिया के अक्रॉस आप चार्ज फाइंड करेंगे, एक यूनिट एरिया के अक्रॉस आप चार्ज फाइंड करेंगे तो कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं।
सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाएगा सिग्मा से और फॉर्मूला होगा चार्ज ऑन एरिया, जो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसकी बात करते हैं। मतलब आप जब आप किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हो तो उसके वॉल्यूम के अक्रॉस दे रहे हो। कैसे दे रहे हो? उसके वॉल्यूम के अक्रॉस। ये बॉडी आपने चार्ज अप की, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों के अक्रॉस चार्ज कर दिया, पूरे पे इसके चार्ज है कंटिन्यूअसली, पूरे पे यूनिफॉर्मली, पूरे पे यूनिफॉर्मली इसके पास चार्ज है। तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपने क्या किया? इसको इसके वॉल्यूम के अक्रॉस चार्ज कर दिया। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसके लिए निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके लिए हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और फॉर्मूला होगा हमारा फिर से टोटल चार्ज है कितना इसके पास, टोटल चार्ज है कितना इसके पास और टोटल वॉल्यूम कितना है। क्या? टोटल वॉल्यूम कितना है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये क्या देगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब इसके एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, इससे हमें पता चल जाएगा। इसमें सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है सिग्मा रो, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, ये है इसका फॉर्म। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज सिखाऊंगा। बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सेपरेट कंसेप्ट है, उसका यूज क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और ले लेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ एक्सिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रॉड। मींस ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली है, ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं है कि इधर 10 कूलम, इधर 2 कूलम, इधर 4 कूलम, यूनिफॉर्मली पूरे पे चार्ज बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रॉड। एक्सिस, एक्सिस का मतलब देखिए क्या होता है, उसी ही लाइन पे। तो उसी लाइन पे या तो इधर, मैंने मान लिया इधर, मैं लेट कर लेता हूं, मैं इधर निकालना चाहता हूं पी पॉइंट पे, समथिंग कोई पी पॉइंट ले लिया। इस पे मैं क्या करता हूं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हमें तो पता है, हमने पिछली वीडियोस में देख लिया है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो क्या करें, यहां से ये चार्ज ले लें, यहां से लेकर यहां तक की दूरी देख ले, आ जाएगा आंसर। नहीं, थोड़ी आएगा भाई, थोड़ी आएगा, क्योंकि यहां से निकालूंगा तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है वो पता चलेगा, यहां से निकालूंगा तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है वो पता चलेगा। मतलब अगर मैं यहां से कहीं से निकालूंगा तो इन चार्जेस उस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो पता चलेगा। इसका मतलब मैं ये वाली अप्रोच तो लगा नहीं सकता, जो हम ये पढ़ के आए हैं ये वाली अप्रोच तो लगा नहीं सकते, तो हमको इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? मैं करता हूं इस रॉड पे कहीं भी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन डिस्प्लेसमेंट dx लेता हूं। ठीक है ना, ये लेता हूं, जिसकी यहां से दूरी लेट कर लेता हूं x है। क्या है दूरी बच्चों? x। फायदा क्या होगा इससे? फायदा ये होगा कि पहले मैं ना इस dx एलिमेंट पर, इस dx एलिमेंट पे निकाल लूंगा, इस dx एलिमेंट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। यही तो हम करते हैं हमेशा, छोटे से एलिमेंट पे निकाल लीजिए, फिर क्या करिए पूरे को इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कर देंगे तो पी पॉइंट पे इस पूरे रॉड की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम इसको आगे। ओके, तो लेट dx एलिमेंट ऑन द चार्ज्ड रॉड, चार्ज रॉड पे dx एलिमेंट लेते हैं जो कि x दूरी पर है पी पॉइंट से, है ना। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dx, इस dx की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू dx एलिमेंट, छोटा एलिमेंट, dx एलिमेंट जो है वो स्मॉल एलिमेंट है, तो उसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा, तो इट विल बी इक्वल टू dE। ओ अच्छा, अब क्या करूं, जब इसने इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसने बना दिया, लेकिन मेरे को तो पूरे रॉड की वजह से चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इस डी को समझिए, इस छोटे ने जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, अब क्या करूंगा,
छोटे 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 सभी क्रॉस सेक्शन को कर दूंगा, जोड़ दूंगा। और जोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको, है ना। तो इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन की होती है लिमिट्स, मतलब इंटीग्रेट आप कर रहे हैं, कहां से कहां तक कर रहे हैं आप इंटीग्रेट। तो क्योंकि ये जो पॉइंट है वो यहां पर है, जो कि रॉड के सबसे पास वाला एंड है, ये रहा। मतलब मुझे यहां से लेकर यहां तक जितनी भी दूरी है, हर एक पॉइंट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट हो जाएगी ए, क्योंकि जो आपका ये पॉइंट है वो यहां से ए दूरी पर है, और यहां से कितनी दूरी पर ये पॉइंट? ए प्लस एल। तो ए प्लस एल हो जाएगा। देखिए ध्यान से एक बार, तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से एलिमेंट की वजह से आया हुआ ये आया है, और यहां से लेकर यहां तक हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब आगे चलते हैं, क्या हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? इस वाले इतनी आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना है? वो क्यू चार्ज है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? तो आर स्क्वायर मेरे को पता चला कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो कि एक्स का स्क्वायर है। तो मैं क्या कर दूंगा? इसको यहां पर रख दूंगा के क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर और पूरे की इंटीग्रेशन ए प्लस। देख लीजिए, इसको नोट करिए, रफ करूंगा आगे मैं। अच्छा, डी छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए अगर मैं छोटा चार्ज लूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं डी क्यू लिख सकता हूं इसको, डी क्यू छोटा चार्ज। ठीक है, अब क्या करें? इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? ये हो गया आपका कांस्टेंट। इंटीग्रेशन के टाइम कांस्टेंट चीजें बाहर ले लेते हैं और वेरिएबल चीजें ही रहने देते हैं। तो के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा? ए प्लस एल और डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करें, तब कर रहा हूं, देखिए उसका इंटीग्रेशन कर दें। अब हमें ये बात तो पता है, नीचे आ गया डिस्टेंस, नीचे आ गई दूरी, और ऊपर आ गया चार्ज। अब भाई दो अलग अलग चीजों को कैसे जोड़ू? इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ने से ही है। अब मैं आपको दे दूं 2 किलो आम ले लो और 2 मीटर कपड़ा ले लो, जोड़ के देख लो, नहीं जोड़ पाओगे, नहीं ना भाई। 2 किलो आम और 2 मीटर कपड़ा नहीं जोड़ पाओगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए ही अब हमने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी कंसेप्ट के लिए ही आया है वो, इन्हीं कंसेप्ट के लिए। क्या? तो अब देखिए, इसी के लिए तो आया था, क्योंकि हम क्या कर सकते, चार्ज में डिस्टेंस थोड़ी जोड़ सकते हैं, इसी कंसेप्ट के लिए तो आया था वो। तो हमें पता है कि अगर कोई ये चार्ज रॉड है, पूरी पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, तो इसका क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन में लेंथ होता है ना। तो अब देखिए हमें क्या करना, इतने छोटे से इस पे देख लेते हैं चार्ज डेंसिटी क्या होगा, जिसका हमने एलिमेंट dx मान रखा है ना। तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू dq अपॉन में dx। मतलब उस छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल चार्ज पर यूनिट स्मॉल एलिमेंट। तो ये dq क्या आ जाएगा? ये dq बन जाएगा लैम्डा dx बन जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, dq की जगह लैम्डा dx डाल सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ, हो गया। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया वहां से। अब देखिए कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट आ गया। हाँ, अब इंटीग्रेशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि ऊपर भी डिस्टेंस और नीचे भी डिस्टेंस, ये दोनों का दोनों सेम आ गया। अब इंटीग्रेशन हो सकता है। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है? आपने पढ़ा ये वैल्यू जाएगी ऊपर, ये ऊपर जाएगी तो बन जाएगी क्या? माइनस। तो ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के लैम्डा, और ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx, और लिमिट्स क्या है? a प्लस एल, ये लिमिट्स हैं। ठीक, तो मैं रफ कर देता हूँ आगे। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन का लॉ अप्लाई करो 2, और ये नियम कहता है कि इंटीग्रेशन करते टाइम अगर जिस चीज का इंटीग्रेशन किया जा रहा हो उसी के रिस्पेक्ट में हो, तो जितनी पावर हो उसमें एक जोड़ दो। कुछ नहीं, यहाँ तो एक पावर था ही, उसमें एक जोड़ दो, और जितना ऊपर आए उतना नीचे लिख दो। तो क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? x² 2 हो गया इसका आंसर। सेम वहीं पर जिसमें जितनी पावर उसमें एक जोड़ो और जितना ऊपर है उतना नीचे लिख दो। तो क्या बन गया आपका? के लैम्डा, और ये इंटीग्रेशन हो गया तो हटा दो इसको।
एक्स की पावर -1 और नीचे क्या हो गया -1 और लिमिट्स a प्लस एल, ये लिमिट्स हो गई इसकी, है ना। अब ये क्या बन गया आपका के लैम्डा, ये हो गया 1/x, क्या हो गया आपका 1/x, ये एक्स इनवर्स है ना, नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा a प्लस एल। अब इसकी लिमिट अप्लाई करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के लैम्डा अपर लिमिट -1/a प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको माइनस को पूरे के बाहर रखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 ये जब डालेंगे तो ये हो जाएगा a। अब इसको अंदर डाल दीजिए, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू के लैम्डा और ये हो जाएगा, जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आगे लिख लीजिए 1/a -1/a प्लस एल। तो ये आ गया आपका उस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखिए और नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो यूज था ना हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका दूसरा क्वेश्चन। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, एक चार्ज रिंग है, उस रिंग पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब पूरी तरीके से एकदम एक हर एक पॉइंट पर बिल्कुल बराबर मात्रा में। इसका रेडियस कैपिटल आर है। Obtain an expression for electrical field intensity at a point on the axis of ring. It is very important. Axis of ring, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। Suppose that ये टेप है, रिंग तो नहीं है, मान लीजिए रिंग है, ठीक है ना, ये रिंग है, इसमें पूरे पे चार्ज है, इसके पूरे पे क्या है, चार्ज है, पूरे पे चार्ज है, बढ़िया चार्ज है। अब इस पूरे की वजह से इसकी एक्सिस मतलब यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ पर ये वाला जो कोई पॉइंट है, एक इमेजिनरी पॉइंट यहाँ पर जो है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मेरे को ये कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना दिमाग में बात, इस पूरे रिंग की वजह से इस सेंट्रल एक्सिस से जो ये लाइन जा रही है, इमेजिनरी लाइन, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मेरे को वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। देख लीजिए रिंग है, ये चार्ज रिंग है, पूरे पे चार्ज बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर मात्रा में, हर एक यूनिट लेंथ पे चार्ज जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर जिसकी यहाँ से यहाँ तक जो कि रेडियस आर है, इसके एक्सिस पर क्या करना है, इसके एक्सिस पर फाइंड करना है ना, एक्सिस ऑफ रिंग। यहाँ पर कोई पॉइंट ये P है, कोई पॉइंट ये P है, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पूरी रिंग की वजह से, वो मुझे फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करेंगे। अब जरा सोचिए, ये रिंग है, ये रिंग पूरी चार्ज है, तो इस पॉइंट P पर यहाँ पर पॉइंट P पर अपनी कुछ ये हिस्सा अपनी कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इधर धक्का दे रहा होगा, भाग इस P पॉइंट को इधर धक्का दे रहा होगा। सिमिलरली नीचे से सेम, नीचे भी चार्ज है ना, उतना हिस्सा इस पर्टिकुलर पॉइंट को इधर भाग, फिल करिए कि इस P पॉइंट को ये वाला जो हिस्सा छोटा सा जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या कर रहा होगा, इधर भाग नीचे भाग, उसी P पॉइंट को नीचे हिस्सा इधर भाग, और ये वाला हिस्सा क्या कर रहा होगा, अब इधर भाग, ये वाला हिस्सा क्या कर रहा होगा, इधर भाग। अब जरा सोचिए, ये ना कोन वाली कुल्फी बन गई, कोन वाली कुल्फी ना कितनी मस्त है ना, तो ऊपर गोल वाला हिस्सा और नीचे उसका कोन, तो जो नीचे वाला हिस्सा वो पॉइंट P बन गया और ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ, रिंग बन गया। ये ऐसा कुछ हो गया, आप जरा दिमाग के अंदर अज्यूम करिए ऐसा हो गया। तो मैं पूरी रिंग के ऊपर कहीं एक छोटा सा एलिमेंट dl मान लेता हूँ, ये dl एलिमेंट मैंने मान लिया। मैं क्या करता हूँ, इस dl एलिमेंट की वजह से पहले देख लेता हूँ इस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, इस dl एलिमेंट की वजह से देख लेता हूँ इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी। तो देखिए ये इस dl एलिमेंट की P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही होगी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू दिस वन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से ये भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा इस वाले पॉइंट पे, हैं, सेम नीचे वाला हिस्सा भी तो अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा होगा इस वाले पॉइंट पे ई, है ना। अब देखिए इसी को ले लेते हैं, जो इस छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा हिस्सा, इस छोटे से हिस्से की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, रिजल्टेंट है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब क्या करूंगा, अब ये रिजल्टेंट, ये इसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में हम उसको स्प्लिट कर देंगे, हम इसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर देंगे। कैसे करेंगे दो कंपोनेंट में स्प्लिट, ये आपका
ये आपका ऐसे लग रहा है ना, ऐसे एक्सिस से इसने कुछ बना लिया थीटा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट चीज हमेशा दो कंपोनेंट में टूटती है, एक इस तरफ जाएगा और एक क्या जाएगा इसके वर्टिकल जाएगा, वर्टिकल। तो ये कहलाएगा कि थीटा के साथ कंपोनेंट, ये कहलाएगा ई कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा ई साइन ऑफ थीटा। बिल्कुल उसी तरीके से यहां से भी अगर छोटा सा एलिमेंट में कंसीडर करूंगा, ये भी अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वो इस तरफ लगा रहा है। अगर ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाएगा तो यहां से इसने भी थीटा बनाया, तो ये भी थीटा, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो रिजल्टेंट का ई कॉस थीटा इस तरफ जाएगा और ई साइन थीटा क्या जाएगा इसके, इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। अब आप जरा फील करिए ध्यान से, इसका ई साइन थीटा नीचे, इसका ई साइन थीटा ऊपर, ये दोनों कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे, ये दोनों तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। उसी तरीके से इस पूरे रिंग के ऊपर, इस पूरे रिंग के ऊपर, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, मतलब हर एक की वजह से जो साइन थीटा होगा वो कैसे बन रहा होगा, ये पी पॉइंट है, इसकी वजह साइन थीटा इस तरफ, इसकी साइन थीटा इस तरफ, इसकी साइन थीटा इस तरफ, इसकी साइन थीटा इस तरफ। सोचिए ना जरा, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, तीर तीर सोचिए, तीर, सारे तीर अगर मैं सारे एरोज ऐसे करूंगा तो एक ऐसे गोल एरो बन जाएगा। तो हर एक क्या करेगा बच्चों, अपने ये अपने अपोजिट का, ये अपने अपोजिट का, ये अपने अपोजिट का, सब कुछ ये अपने अपोजिट, ये क्या करेंगे, हर एक आपस में साइन थीटा कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्टेंट फील्ड किसकी वजह से बन रही होगी बच्चों, सिर्फ कॉस ऑफ थीटा की वजह से, है ना। तो नेट फील्ड क्या कर दूंगा इसको मैं, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, सिर्फ क्योंकि स्मॉल एलिमेंट डीएल एलिमेंट की वजह से देखा था, इट विल बी इक्वल टू डी ई कॉस ऑफ थीटा, इसके बराबर हो जाएगा, समझ गए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको रफ कर देता हूं, आप जल्दी इसको नोट कर लीजिए इतना। तो डी, अब देखिए, अब याद करिए, मैं इसको क्या करता हूं, छोटा सा डायग्राम बना देता हूं जल्दी से। ये पॉइंट पी है ना, ई कॉस थीटा, ये था ना, तो यहाँ ये आर दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी मैं ए मान लेता हूं। इस डीएल से लेकर, डीएल एलिमेंट से लेकर यहां तक की दूरी एक स्मॉल आर मान लेता हूं, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं हम इसको। अब क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं इस छोटे से डीएल एलिमेंट में से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई नेट इज इक्वल्स टू डी ई कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि डी ई जो है वो हो जाएगा क्या, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन डीएल लेंथ की वजह से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो ये बन जाएगा डी क्यू और आर स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, क्योंकि ये हिस्सा इससे कितना दूर है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वही तो देखा जाता है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी के डी क्यू कॉस ऑफ थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अभी हमने क्या करा, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेकिन मेरे को तो पूरे तार की वजह से निकालना है। तो छोटा सा एलिमेंट डीएल एक और होगा, छोटा सा एलिमेंट डीएल एक और होगा, तो इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन की हमेशा लिमिट्स होती है, कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो एज्यूम कर लीजिए, देखिए एज्यूम कर लीजिए, मैंने क्या कहा, ये डी क्यू, अब ऐसा ही छोटा छोटा सब पे होगा, लिमिट कहां से कहां तक। तो अगर ये लेंथ यहां से स्टार्ट करता हूं, तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस ट्रेवल कर लेगा, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस का तो 2 पाई आर होता है। तो इनिशियली इसने चलना कहां शुरू किया था, 0 से चलना शुरू किया था, और फाइनली पहुंचा कहां, जो सर्कमफ्रेंस ट्रेवल करने वाला 2 पाई और कैपिटल आर, ये इसकी लिमिट्स जाएंगी ई नेट। अब देखिए कांस्टेंट ये बाहर ले लीजिए, के कांस्टेंट है ना। अच्छा, यहाँ मजे की बात तो यहाँ पर ये, यहाँ कॉस ऑफ थीटा भी कांस्टेंट, कॉस ऑफ थीटा भी कांस्टेंट, क्योंकि जितना थीटा ये बना रहा होगा उतना ही थीटा इसकी वजह से बन रहा होगा, लोअर की वजह से, जितना साइड की वजह से बन रहा होगा उतना अगली साइड की वजह से बन रहा होगा, मतलब सबका थीटा यहाँ बराबर होगा। यह कांस्टेंट क्वांटिटी में थीटा भी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, ओनली डी क्यू, 0 to 2 पाई आर, है ना। तो ये बचेगा, ये बचेगा। अब मैंने क्या करना है, डी क्यू का इंटीग्रेशन कर देना है ना, क्या करना है हमने, डी क्यू का इंटीग्रेशन कर देना है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन जब करेंगे, छोटा छोटा चार्ज जब जोड़ेंगे पूरी रिंग के ऊपर, तो क्या आ जाएगा, वो बड़ा ही चार्ज तो आएगा, क्यों ही तो बन जाएगा ना भाई। तो जब मैं छोटा छोटा चार्ज छोटा चार्ज छोटा चार्ज छोटा चार्ज पूरे पे जोड़ूंगा पूरे रिंग पे, तो बन जाएगा के कॉस ऑफ थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और इंटू बन जाएगा क्यू। देख लीजिए, छोटा छोटा चार्ज जोड़ूंगा तो बड़ा बन जाएगा। अब क्या बनेगा आगे, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया मेरे पास आ गया के
क्यू आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा, अब कॉस ऑफ थीटा का क्या करूं मैं, कॉस ऑफ थीटा का मैं क्या करूं कि कॉस, बच्चों कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। तो थीटा ये रहा, बेस क्या हो गया, ये हो गया इसके लिए बेस, हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये हो गया। तो के क्यू आर स्क्वायर इंटू में बेस क्या है ए, हाइपोटेनियस क्या है आपका, आपका हाइपोटेनियस है आर, और ये आर क्या है के क्यू ए आर की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि आर क्या है आर, ये क्या दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका दिस जो रेडियस है, और दिस ये जो ये है, तो इसका पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए की स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर प्लस में ए की स्क्वायर का रूट के क्यू ए अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का रूट, इसकी पावर टोटल 3। ये आ गई क्या हमारे पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या आ गया बच्चों हमारे पास ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, देख लीजिए ध्यान से। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना वीडियो लाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।